हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस चैप्टर में हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10th का जो पढ़ेंगे उसमें लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपना एक मोटू सा एक मोटिवेशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। इस क्वेट के कहने का मतलब है कि आज का जो समय है ना, उस पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि कल जब आप उभरिएगा, आप बाहर निकलिएगा तो सबसे अलग दिखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ, जोश और जुनून के साथ अपने इस सुपर डुपर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है आज का हमारा टॉपिक है कि जो भूमि है उसका उपयोग जो है, उसका मतलब बदलता जो स्वरूप है, भूमि का उपयोग जो है उसका बदलता स्वरूप किस प्रकार है, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, भूमि उपयोग मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। ये उपयोग निम्न वर्ग में रखे जाते हैं। देखिए, मानव जो है वो बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए क्या करता है कि जो भूमि है उसका उपयोग करता है। जैसे कि देखिए, कृषि के लिए उपयोग करता है, ठीक है, कृषि मतलब उत्पादन के लिए, ठीक है, घर बनाने के लिए करता है। तो यहाँ पे आपने दो डिफरेंस देख लिया। तो हम लोग विभिन्न उद्देश्यों से क्या करते हैं कि भूमि का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग उसको बहुत सारे मतलब भाग जो हैं उसमें बांटा गया है। देखिए उसमें क्या क्या है। पहला है हमारा वन विस्तार, दूसरा है कि कृषि योग्य बंजर भूमि, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, और यथा जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि इमारत हो गया, सड़क उद्योग हो गया और इत्यादि। और अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, कृषि बंजर भूमि जिसका उपयोग 5 वर्ष से न हुआ हो। वर्तमान में जो पड़ती भूमि है उसको वर्तमान पड़ती के अतिरिक्त वह वे पड़ती भूमि जहां पर 5 वर्षों से जो खेती नहीं हुई है। और एक लास्ट टॉपिक है उसमें कि शुद्ध बोई गई भूमि। तो ये सारे जितने टॉपिक है ना, इसमें बताया गया है कि भूमि है उसको मानव जो है विभिन्न उद्देश्यों के थ्रू क्या करता है, इसको बांट दिया गया है। जैसे कि वन विस्तार के लिए है, ठीक है, कृषि के लिए है, और बंजर भूमि के लिए भी हो गई, ठीक है, और इमारत बनता है, सड़क बनता है, उद्योग बनते हैं। फिर से अगर चारागाह है, ठीक है, उसके लिए चारागाह मतलब होता है जो गाय वगैरह के लिए खाने के लिए चारागाह फील्ड की तरह होता है ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, भारत में भू उपयोग का स्वरूप क्या होता है। भारत में अगर हम देखें तो भूमि का जो उपयोग है उसका स्वरूप किस प्रकार से है उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोलता है कि भू उपयोग को हम लोग प्रमुख 2 रूप में निर्धारित कर सकते हैं। पहला हमारा है भौतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक। भौतिक कारक में क्या आता है, तो देखिए, भौतिक कारकों के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी की क्षमता और संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में भूमि का उपयोग कितने प्रकार से किया गया है, तो 2 प्रकार में। कौन कौन? भौतिक कारक और दूसरा हो गया मानवीय कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत आता है कि भू आकृति, जलवायु हो गया, मृदा हो गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अगर सम्मिलित रूप से कहें तो उसको हम लोग भौतिक कारक कहते हैं। अगर दूसरी तरफ देखें तो मानवीय जो कारक है उसके अंतर्गत हम लोग क्या लेंगे कि जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी की क्षमता, संस्कृति और उसके अंतर्गत क्या है, परंपरा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम सम्मिलित रूप से देखें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानवीय कारक। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि क्या है कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ से एक क्वेश्चन एराइज होता है क्या कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है,
कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब उसके बाद देखिए किलोमीटर के मात्र 93% पर क्या है, भाग पर ही भू उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। मतलब अगर भारत में जो 32 लाख जो किलोमीटर में क्षेत्र है वहाँ पर सिर्फ 93% भाग का ही उपयोग आंकड़ा मिलता है हम लोगों को। और उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का उपयोग सर्वेक्षण में नहीं हो पाता है। देखिए सर्वेक्षण होता है तो उसमें जो भूमि है कहाँ का, जम्मू कश्मीर का और चीन का, तो उनका आंकड़ा नहीं मिल पाता है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारत के जो भूमि उपयोग के चित्र हैं वो 1.8 में दिखाया गया है, आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए चित्र में इस चित्र में ये बताया गया कि वर्ष 1960 से 61 और 2002 से 2003 तक भूमि का उपयोग दिखाया गया है। अगर भारत पशुधन के मामले में विश्व अग्रणी देशों में शामिल किया गया है। भारत जो है वो पशुधन के मामले में विश्व में सबसे फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अस्थाई चारागाह के लिए जो भूमि है बहुत कम है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भारत में तो पशु लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है उनके लिए भूमि बहुत कम पड़ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद है कि जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, यहाँ पर जो भूमि है वो बहुत कम है, जो कि पशु जो लोग हैं उनके लिए मतलब कम पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में परती के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ हैं। ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष में अधिक से अधिक 2 से 3 बार जो है बोया जाता है। अगर ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी वर्तमान जो उपलब्ध क्षेत्र है वहाँ पर 54% भूमि जो है वो कृषि के योग्य होंगी, ठीक है। 54% जो मतलब बचा हुआ क्षेत्र होगा उसी को हम लोग कृषि के अंतर्गत जोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जो विस्तार है ये सभी राज्यों में पर्याप्त है, वहाँ पर पर्याप्त विविधता पाई जाती है। जैसे पंजाब एवं हरियाणा में देखा जाए तो वहाँ पर भूमि 80% से ज़्यादा खेती की जाती है। भूमि पर वहाँ 80% से ज़्यादा लोग खेती करते हैं, लेकिन वहीं उल्टा उसके देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में क्या होता है 10% से भी कम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर खेती होते हैं। कहने का मतलब है कि कहीं पर जो है भूमि का ज़्यादा उपयोग होता है खेती में तो कहीं पर बहुत कम होता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में 80% से ज़्यादा खेती ही किया जाता है। अगर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में देखें तो वहाँ पर 10% यूज़ ही सिर्फ खेती के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि किसी भी देश में पर्याप्त संतुलन रखने के लिए उसके क्षेत्र का 33% भूभाग पर वन विस्तार जो है वांछित है। इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 भी बनाया गया। कहने का मतलब है कि कोई भी देश है अगर वहाँ पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए ये जरूरी माना गया है कि 33% भाग पर क्या होना चाहिए, तो वन का विस्तार होना चाहिए। और इस सीमा को किसने बनाया, तो राष्ट्रीय वन नीति ने। कब बनाया, तो 1952 में। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वन नीति का गठन कब किया गया या कब हुआ, तो 1952 में। आज भी मात्र 20% भूभाग पर वन विस्तार किया जा सका है, जो पर्यावरणीय विनाश की ओर संकेत कर रहा है। इतना चीज होने के बाद सरकार जो है राष्ट्रीय वन नीति ने ये मतलब एक अनिवार्य ही बना दिया था कि 33% जो भूभाग है उस पर वन का विस्तार होना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी क्या है कि 20% भाग का ही विस्तार हो चुका है, 20% सिर्फ। और ये चीज़ क्या है कि जो पर्यावरणीय विनाश है उस ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। अगर वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की आजीविका के स्रोत भी हैं। बंजर भूमि एवं गैर कृषि परियोजन कार्य में संलग्न भूमि लगातार समस्या का कारण बन रही हैं।
और उसके बाद देखिए जो पथरीले चट्टान है, शुष्क एवं मरुस्थलीय भूमि जो बंजर है, तो इस भूमि पर सांस्कृतिक का गैर नियोजित विकास, भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के मानकों की अवहेलना भी हो रहा है। उसके बाद मानव जो है अधिवास का निर्माण कर रहे हैं, संचार साधन हो गया जैसे रेल सड़क का रेल सड़क है उसका विकास हो रहा है, उद्योग धंधों की स्थापना, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, भू संसाधन के निम्नीकरण में अप्रत्याशित सहयोग करना एवं इन कारणों से समाज पर्यावरण दोनों पर आपदा की काली छाया जो है पड़ने लगी है। कहने का मतलब है कि अभी हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपना घर बना रहे हैं और बहुत सारे संचार साधन बनाने के लिए जैसे रेल का सड़क, उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं, जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको फेंक रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है और ये जो है समाज के लिए और पर्यावरण के लिए दोनों के लिए क्या कर रही है, आपदा उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भूमि निम्नीकरण के कारण क्या क्या होते हैं तो आप बताएंगे कि मानव अधिवास का निर्माण, संचार साधन हो गया, उद्योग धंधों की स्थापना हो गया और उत्सर्जित पदार्थों का निवारण हो गया। और इन सभी कारणों से क्या होती है कि समाज और पर्यावरण दोनों को ही क्या करना पड़ता है, आपदा से जूझना पड़ता है। उसके बाद देखिए अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, भू रक्षण और भू संरक्षण। भू रक्षण क्या होते हैं और भू संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भू रक्षण कहलाता है। जो मिट्टी होती है, मिट्टी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। कैसे जाती है, कभी हवा से चली गई, कभी पानी का ज़्यादा बहाव आया तो चली गई। तो इन सारी क्रियाओं के द्वारा मिट्टी जो होती है वो बहुत सारी जगहों पर चली जाती हैं। तो इसी को हम लोग मतलब स्थानांतरण मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, भू रक्षण। ठीक है, और यह विविध प्राकृतिक कारकों से, प्राकृतिक कारक अभी हमने जस्ट बताया कि जैसे गतिशील जल, पवन, हिमानी, समुद्री लहरों द्वारा एक प्रकार की मृदा चोरी है। ठीक है, और है कि गुरुत्व बल के प्रभाव से भी पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर जो है खसकती जाती है। पर्यावरणीय समस्या से जो जलवायु परिवर्तन होते हैं, भूतापन जैसे भयावह जो स्थितियां होती हैं वो सारी पैदा हो रही हैं इन्हीं सब चीज़ों के कारण, जिसकी वजह से अनावृष्टि या अतिवृष्टि पैदा हो रही है। अनावृष्टि का मतलब होता है जो अनावृष्टि है उससे मृदा की जो नमी है उन सब चीज़ों का लोप हो रहा है और धीरे धीरे मृदा जो है शुष्क प्रकृति की जो अपरदनकारी दूतों द्वारा भूरक्षित लिए जाते हैं। ठीक है, तीव्र वर्षा में भी क्या होता है कि मृदा का कटाव होकर के और नलिका के माध्यम से खड्ड या घाटी में जमा हो जाती है। और भारत में इस प्रकार से लगभग 13 करोड़ भूमि का मतलब हेक्टेयर में अगर देखें तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्या हो रहा है, तो उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस निम्नीकृत जो भूमि है 28% क्षेत्र पर क्या है, वन के अंतर्गत आता है और 56% क्षेत्र जो है वो जल के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि शेष क्षेत्र को अगर देखें तो वो लवणीय है या तो क्षारीय है। उसके बाद अगर देखें तो मानव क्रियाकलाप से निम्नीकृत हो गए हैं, जैसे कि देखिए वनो उन्मूलन हो गया, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग जैसे मानवीय अनुक्रिया जो है वो भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो हमने पढ़ा कि मानव अधिवास बना रहे हैं। ठीक है, रेल का विकास हो रहा है, उद्योग का स्थापना हो रहा है, उत्सर्जित पदार्थ जो हैं वो भी भूमि निम्नीकरण के कारण है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन और रसायनों का अत्यधिक उपयोग के कारण भी क्या है कि भूमि निम्नीकरण ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्या मतलब भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि खनन के उपरांत उस स्थान को खाइयों एवं मलबों के साथ छोड़ दिया जाता है। उसके बाद
इसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। कहने का मतलब है कि जो खनन है उसके बाद उस स्थान को हम लोग क्या करते हैं, खाइयों और मलबों के साथ ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है कि जो झारखंड है और छत्तीसगढ़ है यहाँ पर भूमि का निम्नीकरण हुआ है। किसके कारण? तो खनन के बाद हम लोग उस स्थान पर क्या करते हैं, खाइयों और मलबों को छोड़ देते हैं, इसके कारण ये चीज हुआ है। उसके बाद उड़ीसा में देखिए वन उन्मूलन के कारण वहां पर भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। इसी प्रकार देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखें तो वहां पर अति पशुचारण के कारण भूमि पर कुप्रभावित हुई है। पंजाब में देखें और हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो अधिक सिंचाई के कारण क्या हुई है, तो भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अगर देखें अति सिंचन से जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है, उसके बाद जिससे भूमि में लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाती है, तो भूमि के निम्नीकरण के लिए ये सारी चीजें उत्तरदायी होती हैं। खनिज आधारित जो उद्योग होते हैं जैसे सीमेंट हो गया, के बाद सीमेंट हो गया, जैसे मृदा बर्तन हो गया, और मूर्ति निर्माण में क्या होता है कि चूना पत्थर खड़िया और सेल खड़ी के पीसने से क्या होती है, वायुमंडल में धूल वर्जित होती है, ठीक है। उसके बाद विसर्जित होती है और धीरे धीरे भूमि पर एक परत के रूप में वो जमती जाती है। इससे क्या होती है कि मृदा के जो जल अवशोषण होते हैं उसमें उसकी क्षमता को कुप्रभावित ये चीजें करती हैं। कौन चीज? तो जो धूल विसर्जित होते हैं वो चीज क्या करती हैं कि जल में जो अवशोषण की क्षमता होती है उन सारी चीजों को क्या करते हैं, तो प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखिए उद्योगों से जो निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ है वो भूमि और जल दोनों को प्रदूषित करती हैं। देखिए उद्योग धंधे तो स्थापित होते हैं, लेकिन उनमें से अगर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो निकलते हैं बाहर, तो वो क्या करते हैं कि हमारी भूमि और जल दोनों को ही प्रदूषित करते हैं। और यह सच कहा गया है। देखिए यहाँ एक बात है, यह अकाट्य सत्य है कि मानव के 95% से अधिक आवश्यकताओं का जो आवश्यकताएं हैं वो भूमि के द्वारा ही पूरी होती है, ठीक है। और जीवन की उत्पत्ति का विकास देखें तो ये अनुकूलित परिस्थितियां में मृदा जो है सुलभ होते हैं। यही हमारे पूर्वज ने भी इस भूमि का उपयोग के संदर्भ में किए और उनकी संतति के रूप में वर्तमान पीढ़ी भी लाभान्वित हो रही है। इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए भी यह आधार का स्तंभ बनी रहेगी। भोजन, वस्त्र, आवास जैसे अनिवार्य जो आवश्यकताएं हैं इनकी आपूर्ति के अतिरिक्त मानव को जो अपनी लिप्सा बढ़ाती है उसमें क्या है, भूमि निम्नीकरण होता जा रहा है। साथ ही साथ अगर देखें तो इसके बढ़ावा देने से क्या हो रही है कि प्राकृतिक ताकतों को भी बढ़ावा मिल रही है। अतः भूमि निम्नीकरण जो है वो आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या उत्पन्न कर रही है। इसका संरक्षण करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, एक चुनौती है हमारे लिए। किंतु सृष्टि को अक्षुण्ण रखना है तो चुनौती स्वीकार करते हुए संरक्षण पर ध्यान देना होगा। संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं जो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा इसका अनुपयोग में ला सकते हैं हम। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया। इसको अगर लगातार उगाने से मृदा में हास्य होती है तो हास्य उत्पन्न होता है। देखिए उसके बाद जैसे कि तिलहन हो गया, तिलहन की खेती अगर देखें तो उसमें क्या होती है कि पुनर्प्राप्त किया जा सकता है तिलहन की खेती में। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा की सतत गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वर्षा का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण और भूमिगत जो जल हैं उनकी अनुपूर्ति का प्रबंधन भी करना हमारे लिए जरूरी है। आधुनिक सिंचाई जो होती है उसकी पद्धतियां हैं उसको अपना करके हम लोग मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित किया जा सकता है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि जो है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है।
कहने का मतलब है कि पवन अपर्दन वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो पट्टिका वाली कृषि जो है, मतलब स्ट्रिप फार्मिंग, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो फसलों के बीच में क्या किया जाता है कि घास की पट्टी होती है उसको विकसित करके बनाया जाता है। रसायन का उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है और रसायनों के सतत उपयोग से हम लोग क्या करते हैं कि जो पोषक तत्व है उसकी कमी को भी हम लोग दूर कर सकते हैं। ये पोषक तत्व क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पोषक तत्व के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रसायनों के जो रसायनों के जो सतत उपयोग हैं, इसके जो पोषक तत्व हैं उसमें भी कमी होने लगती हैं। जैसे ये पोषक तत्व जैसे कि जल हो गया, वायु हो गया, केचुए हो गए, और इसके अतिरिक्त हम देखें तो सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। एंडीन नामक जो रसायन है वो मेढक के प्रजनन को रोक लगाता है। ये याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में पूछ देता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। फलतः कीटों की संख्या को बढ़ावा देता है। अतः रसायनों की जगह हम लोग प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जा सकता है। रासायनिक उर्वरक की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। अगर एक तरफ से देखें तो जैविक खाद जो है वो संरक्षण में सहायक करता है। संभव हो तो जो कीटनाशी प्रयोग हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, जिससे फसल का जो सुरक्षा है वो उसके साथ साथ क्या होगी, एक संख्या जो है सीमित होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है। ठीक है, अगर इससे मृदा संरक्षण को बाधा पहुंचती है और इनके पत्तियों से प्राप्त करने वाले ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करते हैं, तो उपरोक्त जो प्रक्रम है वहाँ पर क्या होती है कि मृदा जो है संरक्षण उसमें कार्य होती है। कहने का मतलब है, अगर इन सारी बातों के कहने का मतलब है कि संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जो खाद है, जैविक खाद, रासायनिक की जगह पे हम लोग जैविक खाद का उपयोग करें। ठीक है, इससे क्या होगी कि जो मृदा है उसके संरक्षण में सहायता मिलेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग वृक्षारोपण करें। इससे क्या होती है कि मृदा संरक्षण को बाधा नहीं पहुँचती है, वृक्ष को रोपण करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक तो हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा और ये लास्ट टॉपिक था हमारा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करते हैं अगर आपको कोई भी टॉपिक हो नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।